हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। स्टार्ट करते हैं फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, कल हम लोगों ने पढ़ा है मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। हमने देखा है कि ठट्टा नामक स्थान पर तबीयत खराब हो गई है और बाद में मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो जाएगी। जब मृत्यु हो गई है तो मतलब अपनी मृत्यु से पहले मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने चचेरे भाई फिरोज शाह तुगलक को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। और जब ठट्टा में इनकी मृत्यु हो गई है तो जो अमीर तुर्क के व्यक्ति हैं, जो उलेमा वर्ग है, उन्होंने एक फैसला किया है क्या कि ठट्टा नामक स्थान पर ही फिरोज शाह तुगलक का राज्याभिषेक किया जाएगा और वहीं पर उनका राज्याभिषेक किया गया है। फिरोज शाह तुगलक अब क्या बन गए हैं? अगले सुल्तान बन गए हैं तुगलक वंश के, या दिल्ली सल्तनत के अगले सुल्तान कौन बन गए हैं? फिरोज शाह तुगलक बन गए हैं। ठीक है, कल लास्ट में पॉइंट लिखा हूं मैं कि मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर एक कथन कहा गया था। कथन क्या था? राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गई। ठीक है, ये कथन कहा गया था। इस क्वेश्चन को अभी लिखने की कोशिश कीजिए 2 मार्क्स में। 2 मार्क्स में लिखने की कोशिश कीजिए, 4 मार्क्स में लिखिए कि इस कथन के बारे में। प्रश्न है, राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गई। राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गई। इस कथन को स्पष्ट कीजिए। राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गई, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, सबको पता है किसके बारे में? ये मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में है और वहीं से हमारा आंसर स्टार्ट करेंगे। वहीं से ही हमारा आंसर स्टार्ट करेंगे। देखना लिखेंगे कैसे? उपरोक्त कथन मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कहा गया है। ठीक है, अभी ये नहीं बता रहा हूं कि किसने कहा है, ये लास्ट में ऐड करेंगे। स्टार्ट कैसे करेंगे? उपरोक्त कथन मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कहा गया है, पहला लाइन में लिखे। ठीक है, यद्यपि मोहम्मद बिन तुगलक सर्वाधिक विद्वान सुल्तानों में से एक था, परंतु वह अपने समय से आगे के विचारों वाला व्यक्ति था। ठीक है, परंतु वह अपने समय से आगे के विचारों वाला व्यक्ति था। उनकी अप्रायोगिक योजनाएं तथा उनके बोलना चाहिए अनइफेक्टिव क्रियान्वयन के कारण, अनइफेक्टिव बोलना चाहिए, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? दोषपूर्ण क्रियान्वयन के कारण जनता को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ा, जिससे साम्राज्य की जनता में भारी असंतोष फैल गया था। और इन सब कठिनाइयों के कारण ही उनकी मृत्यु पर, या फिर मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर बदायूनी ने, यहां पर लिखेंगे किसने बोला है, किसने कहा है? बदायूनी ने उनकी मृत्यु पर कथन दिया क्या? राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गई। ठीक है, यही पर आंसर खत्म करेंगे, ऐसा ही आंसर खत्म करेंगे। क्लियर है? अब आते हैं अपने टॉपिक पर, फिरोज शाह तुगलक। स्टार्ट करते हैं क्या? फिरोज शाह तुगलक कौन है? ये मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई है। कौन है ये? मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था। मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आता है कि इनके बारे में जानकारी, फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल के बारे में या फिरोज शाह तुगलक के बारे में जानकारी कहां से मिलती है? ध्यान देना, इनके बारे में जानकारी 2 ग्रंथों से मिलती है। पहले का नाम क्या है? तारीख ए फिरोज शाही। बुक का नाम क्या है? तारीख ए फिरोज शाही। अपन कई बार पढ़ चुके हैं। रचनाकार कौन है? जियाउद्दीन बर्नी। कौन है? जियाउद्दीन बर्नी तारीख ए फिरोज शाही के रचयिता हैं। कौन है? जियाउद्दीन बर्नी तारीख ए फिरोज शाही के रचयिता हैं। अब होल्ड कीजिए, सुनिए मेरी बात। ठीक है, एक बार क्वेश्चन पूछा प्री में, तारीख ए फिरोज शाही किसकी रचना है? तारीख ए फिरोज शाही किसकी रचना है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन में नहीं है क्या? जियाउद्दीन बर्नी का नाम नहीं है। ऑप्शन में जियाउद्दीन बर्नी का नाम नहीं था। ठीक है, ध्यान देना। एक व्यक्ति और है, नाम है क्या है? शम्स-ए सिराज अफीक। नाम क्या है? शम्स-ए सिराज अफीक। इन्होंने भी एक बुक लिखी है और उस बुक का नाम भी क्या है?
तारिक ए फिरोज शाही ही है। ठीक है, सुनिए मेरी बात क्या बोल रहा हूं। तारिक ए फिरोज शाही किसने लिखी है? जियाउद्दीन बर्नी ने लिखी है। हम सबको पता है, ये हम सबको पता है, लेकिन एक शख्स का नाम क्या है? शम्से सिराज अफीक। इन्होंने भी एक पुस्तक लिखी है और उस पुस्तक का नाम भी क्या है? तारिक ए फिरोज शाही। ये ही नाम है, सेम नाम है, ध्यान देना। इस कारण अगर पूछ रहा है मेंस में अपन लिख सकते हैं तारिक ए फिरोज शाही की रचना किसने की है? बर्नी ने की है। साथ ही साथ शम्से सिराज अफीक नाम के व्यक्ति ने भी तारिक ए फिरोज शाही नाम की एक पुस्तक लिखी थी। क्लियर है? अब दूसरा बुक आता है फुतुहात ए फिरोज शाही। फुतुहात ए फिरोज शाही, ये पुस्तक खुद फिरोज शाह तुगलक ने लिखी है। ये उनकी आत्मकथा है। बुक का नाम भी क्या है? फुतुहात ए फिरोज शाही, जो कि फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी है। किसकी? फिरोज शाह तुगलक की। इन्होंने खुद लिखी है। बुक का नाम क्या है? फुतुहात ए फिरोज शाही। ठीक है, ये इन दोनों किताबों के माध्यम से, इन दोनों रचनाओं के माध्यम से फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल के बारे में हमें जानकारी मिलती है। क्लियर है ये? अब देखते हैं शासक कैसे बनेंगे और शासक बनने के पश्चात कौन कौन सा कार्य करने वाले हैं ये फिरोज शाह तुगलक, उसके बारे में अपन देखते हैं। हमने देखा है क्या? मोहम्मद बिन तुगलक कहाँ गए हैं? उनके विरुद्ध विद्रोह हुआ सिंध वाले क्षेत्र में, और उस सिंध के विद्रोह के दमन के लिए कौन गए हैं? मोहम्मद बिन तुगलक। जहां पर विद्रोह का दमन तो कर लिए, लेकिन क्या हो गया? उनकी तबीयत खराब हो गई है और बाद में उनकी मृत्यु हो जाएगी ठट्टा नामक स्थान पर। तब ठट्टा नामक स्थान पर ही फिरोज शाह तुगलक का राज्याभिषेक किया गया था। ये पढ़ चुके अपन, ध्यान देना। राजधानी क्या थी उस समय? दिल्ली। राजधानी क्या है? दिल्ली। इसलिए दिल्ली में राज्याभिषेक होना भी जरूरी है, इसलिए दिल्ली में भी राज्याभिषेक होना जरूरी है। लेकिन समय को भांपकर इन्होंने एक बार पहले ही राज्याभिषेक कर दिया है। मतलब क्या है? फिरोज शाह तुगलक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ है। फिरोज शाह तुगलक का राज्याभिषेक 2 बार हुआ है। पहला कहां हुआ था? ठट्टा नामक स्थान पर। सेकंड बार कहां होगा? दिल्ली में होगा। पहली बार कहां हुआ था? ठट्टा नामक स्थान पर। अब कहां होगा? दिल्ली में। जब अपनी राजधानी में जाएंगे तो फिर से उनका राज्याभिषेक किया जाएगा। 2 बार इनका राज्याभिषेक हुआ है। पहला कहां हुआ था? ठट्टा में, जहां पर मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हुई थी। दूसरा है जब ये अपनी राजधानी में जाएंगे दिल्ली में, तब पुनः इनका राज्याभिषेक किया जाएगा। क्लियर है ये? फिरोज शाह तुगलक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ है। पहला कहां हुआ है? ठट्टा में। सेकंड बार कहां हुआ है? दिल्ली में। इससे पहले हमने देखा क्या है कि मोहम्मद बिन तुगलक कैसा धर्मनिरपेक्ष शासक है। ठीक है, उनके दरबार में 2 जैन विद्वान रहते हैं। साथ ही साथ वो हिंदुओं के त्योहार होली में भी पार्टिसिपेट करते थे। ये देख चुके अपन। मतलब क्या है? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में जो उलेमा वर्ग है उनके अधिकार सीमित कर दिए गए थे। ठीक है, जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं उनके अधिकार थोड़े मात्रा में कम कर दिए गए थे। लेकिन जैसे ही फिरोज शाह तुगलक शासक बना है, ध्यान देना, एक कट्टर मुस्लिम व्यक्ति कौन है? फिरोज शाह तुगलक। जैसे ही शासक बने हैं उन्होंने मुस्लिम उलेमाओं को उनके पूरे अधिकार वापस कर दिए। उनके पूरे अधिकार वापस कर दिए किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। इनके जो चचेरे भाई थे मोहम्मद बिन तुगलक, वो एक धर्मनिरपेक्ष के व्यक्ति थे, लेकिन ये नहीं है, थोड़े स्ट्रिक्ट हैं, बोलना चाहिए कट्टर मुसलमान है। कौन है? फिरोज शाह तुगलक। और इसी कारण शासक बनते ही इन्होंने उलेमाओं को उनके अधिकार वापस कर दिए हैं और अपना पूरा शासनकाल इन्होंने शरीयत के आधार पर निकाला है। उस शरीयत में जो बातें लिखी हैं उसके आधार पर ही इन्होंने शासन किया। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। शासक बनते इन्होंने उलेमाओं को उनके अधिकार वापस किए और शरीयत के कानून के आधार पर इन्होंने शासन किया। शरीयत के कानून के आधार पर फिरोज शाह तुगलक ने शासन किया है। क्लियर है? अब देखते हैं, क्या ध्यान देना, मैं अभी बोला हूं क्या? शरीयत के अनुसार इन्होंने शासन किया है। अब शरीयत में केवल 4 प्रकार के करों को मान्यता मिली थी। शरीयत में केवल 4 प्रकार के करों को मान्यता मिली थी, लेकिन इस समय सल्तनत काल में बहुत सारे टैक्स, बहुत सारे अलग अलग टाइप के टैक्स लगाए जा रहे हैं। जब टैक्स लगाए जा रहे हैं, और ये बात फिरोज शाह तुगलक को समझ में आएगा कि शरीयत में तो केवल 4 प्रकार के टैक्स को ही मान्यता है, तब यह 24 प्रकार के अनावांछित करों को समाप्त करेंगे और केवल 4 प्रकार के टैक्स लगाएंगे। ठीक है, मैं क्या बोला हूं? शरीयत के अनुसार इन्होंने शासन किए हैं और शरीयत में जिन करों को मान्यता है,
सिर्फ वही लगाएंगे, बाकी 24 प्रकार के अनावांछित करों को इन्होंने समाप्त किया है। केवल और केवल 4 प्रकार के टैक्स लगाए हैं। 24 अनावांछित करों को समाप्त किया है, केवल और केवल 4 प्रकार के, केवल और केवल 4 प्रकार के टैक्स लगाए हैं। 4 प्रकार के कर आरोपित किए हैं, केवल और केवल 4 प्रकार के कर आरोपित किए हैं जिन्हें शरीयत मान्यता देता है। कौन कौन सा है वो? जजिया, जकात, खिराज और खम्स। कौन कौन से हैं? जजिया, जकात, खिराज और खम। इनमें से 3 अपन सुन चुके हैं, 3 अपन सुन चुके हैं और बार बार सुन रहे हैं। ठीक है, मैं फर्स्ट क्लास से बताऊं कि कुछ कुछ जो मुसलमानों के 5 कर्तव्य वहां से अपन वहां से ही फर्स्ट क्लास से ही इनके बारे में सुनते आ रहे हैं। जजिया क्या है? जजिया क्या है याद कीजिए आप लोग, इसके बारे में क्वेश्चन लिख भी चुके हैं 2 मार्क्स में कि जजिया क्वेश्चन अगर आया है तो कैसे लिखना है, कैसे लिखना है, इसके बारे में अपन पढ़ चुके हैं। जजिया क्या है? अगर कोई गैर मुसलमान व्यक्ति एक इस्लामिक राज्य में निवास कर रहा है तो उसे एक धार्मिक कर अदा करना पड़ता था, जिसे हम क्या कहते थे? जजिया कर कहते थे। भारत में सबसे पहले जजिया कर मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया। कहां लगाया था? देवल बंदरगाह पर लगाया था। भारत में सबसे पहले जजिया कर समाप्त किसने किया था? कश्मीर के शासक जैनुल आब्दीन ने समाप्त किया था। ठीक है, अगला क्या है? जकात। अगला कर कौन सा है? जकात। इसके बारे में अपन पढ़ चुके हैं। अपनी आय का 2.5%, अपनी आय का 2.5% क्या करना है? गरीबों में दान करना है। अपनी आय का 2.5% गरीबों में दान करने क्या कहलाया? जकात कहलाया है। ये क्या है? मुसलमानों के 5 कर्तव्यों में से एक है क्या? जकात। अपनी आय का 2.5% गरीबों में दान करना है। ये क्या है? ये दूसरे प्रकार का टैक्स है जो फिरोज शाह तुगलक ने आरोपित किया है, फिरोज शाह तुगलक ने आरोपित किया था। अब थर्ड आता है क्या? खिराज। थर्ड कौन सा है? खिराज। ये आप लोगों के लिए नया है, ये आप लोगों के नए हैं। सुनिए खिराज का मतलब क्या है। खिराज क्या है? यह एक भूमि कर है। क्या है? एक भूमि कर जो केवल और केवल गैर मुसलमानों से लिया जा रहा है। सुनिए बात, ठीक है। खिराज क्या है? भूमि कर है। क्या ये भूमि कर है जो केवल और केवल गैर मुसलमानों से लिया जा रहा है। केवल और केवल गैर मुसलमानों से लिया जा रहा है क्या? भूमि कर। और जिसकी दर हाई है, जिसकी दर हाई है 20 से लेकर 50% तक है, 20 से लेकर 50% तक है यह टैक्स। ठीक है, जो कि गैर मुसलमानों से ले जाने वाला क्या है? भूमि कर है। कहलाया क्या है वो? खिराज कहलाया है। क्या कहलाया है? खिराज। क्वेश्चन पूछ सकते 2 मार्क्स में, खिराज कर से क्या समझते हो कि तुम फिरोज शाह तुगलक ने गैर मुसलमानों पर एक भूमि कर आरोपित किया था, इसे हम क्या बोले हैं? खिराज कर बोले। क्या बोले हैं? खिराज कर बोले हम। लास्ट है कौन सा? खम्स कर। लास्ट कौन सा है? खम्स। खम्स के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। यह क्या है? लूट पाट पर लगने वाला कर है। क्या है यह? लूट पाट पर लगने वाला कर था, जिसको हम लोग क्या बोले हैं? खम्स कर बोले हैं। क्या बोले हैं? खम्स कर। 24 प्रकार के अनावांछित करों को समाप्त करके केवल और केवल 4 प्रकार के कर किसने लगाए थे? फिरोज शाह तुगलक ने लगाए थे। ठीक है, ये आरंभिक रूप से उनके द्वारा 4 टैक्स लगाए गए थे। सुनिए, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है? कुछ समय पश्चात उनको ये समझ में आ रहा है क्या कि गैर मुसलमानों पर तो भूमि कर लगा दिया, गैर मुसलमानों पर तो भूमि कर लगा दिया, लेकिन मुसलमानों से भूमि कर नहीं लेंगे तो राज्य की वित्तीय स्थिति खराब हो जाएगी। हालांकि कम लेना है लेकिन टैक्स तो लेना ही चाहिए। ठीक है, टैक्स तो लेना ही चाहिए। हालांकि इतना नहीं लेंगे लेकिन कुछ ना कुछ तो टैक्स लेना चाहिए। इसी कारण उन्होंने खिराज के एक अन्य पार्ट के रूप में, खिराज के सब डिवीजन के रूप में ही एक नया कर लगाया है। क्या? उस्र। क्या लगाया है? उस्र। ध्यान देना, इसको अपन खिराज का ही पार्ट मान सकते हैं क्योंकि ये क्या है? भूमि कर। ये भी उस्र भी एक भूमि कर ही है, लेकिन ये केवल मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर है। उस्र क्या है? एक भूमि कर है, भूमि कर है, लेकिन ये मुसलमानों से लिया जा रहा है, लेकिन यह मुसलमानों से लिया जा रहा है। अब ध्यान देना, अगर पूछेगा कि उस्र का जो रेट है और खिराज का जो रेट है उसमें से ज्यादा कौन रहेगा? बट ऑब्वियस है खिराज का रेट ज्यादा रहेगा, 20 से 50% है तो हमेशा उस्र उससे कम ही रहेगा। मतलब मुसलमानों को कम टैक्स अदा करना पड़ रहा है फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में, बट टैक्स तो ले रहा है, बट उनसे भी टैक्स ले रहा है। कौन सा? उस्र। कौन सा टैक्स ले रहे हैं? उस्र, जो कि एक भूमि कर है जो मुसलमानों पर आरोपित किया गया था।
ठीक है। हम लोग जब स्टार्ट किया तुगलक वंश, वहां पर मैं एक पॉइंट लिखा हूं कि तुगलक वंश के जितने भी शासक हैं सब के सब किसानों की भलाई के लिए कुछ ना कुछ कार्य करेंगे। तब हमने पढ़ा है क्या, इस वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक ने सबसे पहली बार नहर का निर्माण कराया था। फिर अपन कल पढ़े हैं मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। उन्होंने एक पृथक विभाग बनाया था। कौन सा? दीवाने अमीर को ही। कौन सा विभाग बनाया था? दीवाने अमीर को ही, जिसका काम क्या था? भूमि को खेती योग्य बनाने के लिए उन्होंने एक नवीन विभाग की स्थापना की थी। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है, अब ये कुछ करेंगे। अब फिरोज शाह तुगलक भी किसानों की भलाई के लिए कुछ ना कुछ कार्य करेंगे। सल्तनत काल में सबसे पहली बार नहर गयासुद्दीन तुगलक ने बनवाई थी, लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने नहरों का जाल बिछाया। इन्होंने नहरों का नेटवर्क बनाया, नहरों का जाल बिछाया। केवल एक नहर नहीं, बहुत सारे नहर बनाएंगे। कौन? फिरोज शाह तुगलक। नहरों का जाल बिछाया किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। अब सब किसानों के पास आसानी से पानी उपलब्ध है। मतलब उनके पास अच्छी फसल हो रही है, मतलब राज्य की आय में बढ़ोतरी हुई है। इनकी इस योजना के द्वारा, नहरों के नेटवर्क के द्वारा राज्य की आय में वृद्धि हो गई है, साथ ही किसानों को अच्छी उपज हो रही है। जब नहरों का जाल बिछा दिए हैं, तब नहरों के पानी के यूज पर एक टैक्स लगाएंगे। ठीक है, ऐसे फ्री में नहीं देंगे। जब नहर का पानी दे रहे हैं, तब इसके लिए फिरोज शाह तुगलक नहरों के पानी के इस्तेमाल पर एक कर लगाएंगे। उस कर को बोला है क्या? हक-ए-शर्ब। क्या बोला गया है? हक-ए-शर्ब नाम का कर लगाया गया है। किसके द्वारा? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। ये क्या? एक सिंचाई कर है। क्या है? एक सिंचाई कर है। क्या है? एक सिंचाई कर, जो कि फिरोज शाह तुगलक के द्वारा नहरों के इस्तेमाल पर लगाया गया है, जो कि उपज का 10% है। कितना परसेंट है? उपज का 10% है। क्या है? ये एक सिंचाई कर है। हक-ए-शर्ब, ध्यान देना, एक बार पूछा है सर्ब। ठीक है, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं अपन? शर्ब बोल सकते हैं, लेकिन पूरा नाम क्या है? हक-ए-शर्ब, जो कि एक सिंचाई कर है, जो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा आरोपित किया गया था। ठीक है, अब एक पॉइंट और सुन लीजिए, जजिया कर। ठीक है, जजिया कर के बारे में एक पॉइंट सुन लीजिए। ठीक है, ध्यान देना। जब मोहम्मद बिन कासिम आया, या फिर उसके बाद जितने भी सल्तनत के शासक हुए हैं, उन्होंने सबने टैक्स लगाया, सबने जजिया कर लगाया है। लेकिन जजिया कर कभी भी ब्राह्मणों से, बच्चों से एवं बुजुर्गों से नहीं वसूला गया है। ब्राह्मणों से, बच्चों से एवं बुजुर्गों से, बूढ़ों से होना चाहिए, बूढ़ों से या बुजुर्गों से नहीं वसूला गया है। ठीक है, जितने भी शासक हुए हैं सबने जजिया कर लगाया है, लेकिन कभी भी ब्राह्मणों से, बच्चों से एवं बुजुर्गों या बूढ़ों से जजिया कर नहीं वसूला गया है। फिरोज शाह तुगलक पहला ऐसा शासक था जिन्होंने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर आरोपित किया है। फिरोज शाह तुगलक प्रथम ऐसा शासक था जिन्होंने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर आरोपित किया। जब इन्होंने जजिया कर इन पर आरोपित किया है, तब ब्राह्मणों ने विद्रोह कर दिया। तब ब्राह्मणों ने दिल्ली वाले क्षेत्र पर विद्रोह कर दिया है। ये भी विद्रोह कर दिए हैं और ये मानने को तैयार नहीं है। फिरोज शाह तुगलक इस बात को मानने के तैयार नहीं है, बोल रहे टैक्स तो देना पड़ेगा, और ये देने को तैयार नहीं है। ठीक है, ये माफ करने को तैयार नहीं है, ये देने को तैयार नहीं है। तब जो दिल्ली के आसपास के हिंदू है, जो अमीर हिंदू हैं, इन्होंने एक मध्यस्थता की है, बोलना चाहिए एक सिफारिश की है। सिफारिश क्या की है कि इन ब्राह्मणों पर लगने वाला जजिया कर जो अमीर हिंदू हैं वो देंगे। ठीक है, ब्राह्मणों की ओर से अमीर हिंदुओं ने फिरोज शाह तुगलक को टैक्स देने की बात कही है, और इसके द्वारा विद्रोह दब गया। इस संधि के द्वारा या इस पहल के द्वारा विद्रोह दब गया है। लेकिन यह पॉइंट महत्वपूर्ण है क्या, कि फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर आरोपित किया था। फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर आरोपित किया था। यह पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब देखते हैं कि फिरोज शाह तुगलक ने और कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य किए हैं अपने शासनकाल के दौरान। देखते हैं इसके बारे में कि कौन कौन से और महत्वपूर्ण कार्य फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किए गए हैं।